नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक की हर हलचल तक आपकी राजधानी के आसपास घटने वाली हर बड़ी घटना और आप पर पड़ने वाले हर एक असर तक, राजधानी की राजनीति के गलियारों की हर हलचल, राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर एएनबी न्यूज की पैनी नजर। अगर खबर है आपकी राजधानी के मतलब की, तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक, क्योंकि खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन राजधानी की खबरों का निचोड़ दिखाएंगे हम राजधानी लाइव में। उत्तर भारत में 2 दिनों से हो रही बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बात पंजाब हरियाणा की करें तो यहां के किसानों के लिए बरसात मुसीबत बन चुकी है। इस बारिश के कारण प्रदूषण में कमी आई है, जो कि राहत की बात है, लेकिन बारिश के कारण खेतों में तैयार धान की फसल गिर गई। कई जगह खेतों में रखी फसल पानी में डूब गई और इससे अन्नदाताओं को काफी नुकसान पहुंचा है। सोमवार को सुबह से बारिश होने लगी। हवाओं के चलने के साथ तेज तो कभी धीमी बरसात हो रही है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी धान की कटाई चल रही है और इससे अन्नदाताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी है। खेतों में फसल के गिर जाने से अब उनके सड़ने का खतरा जो है वो भी मंडराने लगा है। उत्तर भारत में 2 दिनों से बारिश हो रही है, किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। अगर बात पंजाब हरियाणा की जाए तो यहां के किसानों के लिए बरसात जो है वो मुसीबत बन चुकी है और इस बारिश के कारण प्रदूषण में कमी आई है, जो कि राहत की बात है। लेकिन बारिश के कारण खेतों में तैयार धान की फसल गिर गई। कई जगह पर खेतों में रखी फसल पानी में डूब गई। लेकिन बारिश के कारण खेतों में तैयार जो धान की फसल है वो गिर चुकी है और कई जगह खेतों में रखी फसल जो है पानी में डूब गई है। इससे अन्नदाताओं को काफी नुकसान पहुंचा है। सोमवार को सुबह से बारिश होने लगी। हवाओं के चलने के साथ तेज तो कभी धीमी बरसात हो रही है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी धान की कटाई चल रही है और इससे अन्नदाताओं की मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। खेतों में फसल के गिर जाने से अब उनके सड़ने का खतरा जो है वो भी मंडराने लगा है। तो मौसम में बदलाव हुआ है, ठंड में इजाफा हुआ है, लेकिन ये जो बेमौसम बारिश हुई है इससे जनजीवन जो है वो तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, तो साथ ही साथ किसानों की धान की जो फसल है उसे भी नुकसान पहुंचा है। तो धान की फसल कटने के बाद मंडी में भाव बढ़ने की आस में धान को खेतों में रखा हुआ है और बारिश के चलते ये जो धान है वो भीग चुकी है। उत्तर भारत में 2 दिन से बारिश हो रही है और यह किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बात अगर पंजाब हरियाणा की जाए तो यहां के किसानों के लिए बरसात मुसीबत बन चुकी है। तो उत्तर भारत में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें, इसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर भारत में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद जहां मौसम साफ होने के चलते आम लोगों ने तो राहत की सांस ले ली, वहीं दूसरी ओर ये जो बारिश है किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। किसानों को मंडियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब गेहूं की बिजाई जो है वो भी कुछ दिनों के लिए टल चुकी है। बारिश से धान की फसल को कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो ये बारिश हुई है, इस बारिश के साथ साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि भी होती हुई नजर आई है, जिस ओलावृष्टि की वजह से
जो गेहूं की नई पनीरी थी वो खराब होती हुई नजर आ रही है। खेतों के अंदर पानी भर चुका है। कई खेत जो निचले जहां पर कह सकते हैं कि पानी की इतनी निकासी नहीं है, वो पानी से लबालब भरते हुए नजर आ रहे हैं और वो पूरे के पूरे खेत जो हैं जलमग्न हो चुके हैं। हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार किसान जो हैं वो सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की उनको गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से किसानों पर मौसम की मार जो है वो पड़ती हुई नजर आई है। हालांकि जिस तरह से इस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पोल्यूशन का ग्राफ तो कम हुआ, क्योंकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, यहां पर लगातार पोल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और दिवाली के बाद तो इसका ग्राफ अचानक से ऊपरले स्तर पर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन बारिश ने इस ग्राफ को तो कम किया, लेकिन किसानों की परेशानी को एकदम बढ़ा दिया, क्योंकि इस बारिश की वजह से किसानों की जो फसल है वो खराब न होती नजर आई। किसानों का जो पशुओं के लिए अगर हम पराली की बात करें वो भीगती हुई नजर आए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं किसान अब ये मांग करते नजर आ रहे हैं सरकार से कि उनकी जो फसल है जो खराब हो चुकी है उसकी गिरदावरी कराई जाए, उस गिरदावरी के हिसाब से उनको मुआवजा जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए। हालांकि हरियाणा की बात करें तो यहां पर फसल बीमा योजना जरूर लागू होती है किसानों की तरफ से। हरियाणा की मनोहर सरकार ने फसल बीमा योजना यहां पर लागू की हुई है और कई किसान इसका लाभ लेते भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ एक किसान जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया हुआ है उनको जो कह सकते हैं उनको लाभ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिनका बीमा नहीं है उनको सरकारी मदद की जरूरत है। इसी वजह से विरोधी पार्टियां भी लगातार सरकार से गिरदावरी जल्द से जल्द कराए जाने की मांग कर रहे हैं कि फसलों की गिरदावरी कराई जाए और जल्द से जल्द किसान को मुआवजा दिया जाए, ताकि जो फसल उसकी खराब हो चुकी है उसकी वो दोबारा से बिजाई कर सके और कहीं ना कहीं इस सीजन में जो गेहूं की उसकी पैदावार है उसको दोबारा से करके अपना जो लाभ है उसको अर्जित करने का प्रयास करे, उसको किसी तरह का नुकसान होता हुआ नजर ना आए। जी विनीत, कई किसान धान की फसल कटने के बाद भी मंडी में भाव बढ़ने की आस में धान को खेतों में रखे हुए हैं और बारिश के चलते धान जो वो भीग गई है और अब अगर सूखने में देरी हुई तो धान काली भी पड़ सकती है। खेतों में और खलियानों में जो धान रखी है वो तो भीग गई है। धान की फसल में कितने नुकसान का अनुमान है? देखिए, सीधे तौर पर फिलहाल अनुमान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर कितनी फसल जो है वो खराब हुई है, क्योंकि एक आंकलन होगा, एक सर्वे होगा, सरकारी एजेंसियां जो हैं सर्वे करेंगी, गिरदावरी करेंगी, उसके बाद ही आंकलन किया जा सकता है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से धान की फसल की बात करें तो पंजाब के अंदर इस वक्त मंडियों के अंदर भी जो धान की फसल है वो कहीं ना कहीं खरीदी जा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी कमी ये निकल कर सामने आई है कि पंजाब का जो बारदाना है वो या तो दिल्ली के अंदर पड़ा है या फिर कई अन्य प्रदेशों के अंदर पड़ा है। तो ऐसे में बारदाना ना होने की वजह से भी जो धान की फसल की खरीद है वो धीमी होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं किसान जो है वो ज्यादा हताश है और उसकी धान की फसल जो है वो भी इस बारिश की वजह से भीगती हुई नजर आई है। तो ऐसे में हालांकि 2 दिन जरूर बारिश हुई है, लेकिन आज के मौसम की बात करें तो आज मौसम जो है वो थोड़ा खुलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सूरज देवता जो है वो दर्शन दे चुके हैं। कल शाम को ही सूरज देवता के दर्शन हो गए थे, धूप निकलनी शुरू हुई, जिसके बाद किसान ने थोड़ी बहुत राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन जिन इलाकों में फसलें खराब हुई हैं, जहां पर जम के ओलावृष्टि हुई है, वहां पर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उसी के मुआवजे की भरपाई जो है वो सरकार से किसान भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और विरोधी पार्टियां भी कहीं ना कहीं इस दिशा में सरकार को संजीदगी से जल्द विचार करने के लिए कहीं ना कहीं आह्वान करती नजर आ रही हैं, ताकि किसानों को इस जो कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा है या फिर इसको प्रकृति की मार कहें, मौसम की मार कहें, उससे उबारा जा सके। जी विनीत, खराब मौसम से किसानों के अरमानों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया और इस प्रकार से मौसम बदलेगा, क्या इसका किसानों को आभास नहीं था? और मौसम में बदलाव के कारण ठंड में भी इजाफा हुआ है। बेमौसम जो बारिश हुई है उससे जनजीवन जो है वो किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ है? देखिए, सीधे तौर पर आभास था। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी जारी कर दी थी कि उत्तर भारत के कई इलाकों में, खास करके हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो ऐसे में 3 दिन बारिश का अनुमान
पहले ही लगा लिया गया था और किसान को भी इस बात का आभास था, क्योंकि जब भी पोल्यूशन का ग्राफ बढ़ता है, जब भी वायुमंडल में पोल्यूशन बढ़ता है तो उसके बाद बारिश आती है, लेकिन अचानक से इस तरह बारिश आ जाएगी, इसके अलावा ओलावृष्टि हो जाएगी, इसका आभास किसानों को नहीं था, क्योंकि बारिश की वजह से इतनी फसलें खराब होती नजर नहीं आती जितनी ओलावृष्टि की वजह से फसलें जो हैं वो खराब होती नजर आती हैं। और केवल गेहूं की फसल नहीं, अगर हम सब्जियों की बात करें तो कई सब्जियां जो खेतों में लगी होती हैं वो इस ओलावृष्टि की वजह से पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आती हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हुआ। जिन इलाकों में ओलावृष्टि हुई है वहां पर ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आया, और जिन इलाकों में भारी बारिश हुई वहां पर खेतों में जिस तरह से पानी बढ़ गया तो गेहूं की जो पनीरी थी, यानी जो शुरुआती दौर में जो फसल की बिजाई होती है, वो पनीरी पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में जरूर इसकी गिरदावरी कराने के जल्द निर्देश जो है वो मनोहर सरकार की बात करें जारी कर सकती है। इसके अलावा कैप्टन सरकार की बात करें तो जिन इलाकों में फसलें खराब हुई हैं वहां की गिरदावरी जरूर करवाने के निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि सरकारी लेवल पर किसानों को थोड़ी बहुत राहत जो है वो सरकार देने का काम करे। जी बिल्कुल। तो उत्तर भारत में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इससे कहीं ना कहीं किसानों की जो परेशानी है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। धन्यवाद विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कोविड-19 का जो ग्राफ है वो बढ़ना शुरू हो चुका है और अब संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में संक्रमित ज्यादा मिलने से एक्टिव केसों का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। 14 दिन के भीतर 651 सक्रिय मरीज मिले हैं। तो वहीं त्योहारी सीजन में सैंपल जांच जो है वो घटी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 4000 से कम टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना संक्रमित मामले बढ़ने से अस्पतालों में फिर से संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 1 नवंबर को प्रदेश में कुल 3914 सक्रिय मरीज थे, जो कि बढ़कर अब 4565 हो चुके हैं। त्योहारी सीजन और ठंड के बढ़ने से कोविड-19 की दूसरी लहर का खतरा जो है वो भी बढ़ रहा है। लिहाजा सरकार अब सैंपलिंग बढ़ाने की बात कह रही है। इसके पहले सैंपलिंग 10,000 के तकरीबन की जा रही थी, लेकिन अब यह घटकर 4000 पर पहुंच चुकी है। तो कोरोना संक्रमित मामले के बढ़ने से अस्पतालों में एक बार फिर से संक्रमितों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता प्रतीक पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 240 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना की दूसरी वेव का इंतजार किया जा रहा है या इसके लिए अभी से आधिकारिक सावधानी जो है वो बरती जा रही है? उत्तराखंड में कोविड-19 की रफ्तार को रोकने के लिए क्या है सरकार का एक्शन प्लान? बिल्कुल लोकेश, बताना चाहूंगा जहां पर कोरोना के जो आंकड़े थे वो उसका रिकवरी रेट उत्तराखंड का काफी अच्छा देखने को मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में दिवाली की 2 दिन की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 दिन के अंदर तकरीबन 500 का ये आंकड़ा पहुंचा है। 14 दिन के आंकड़ों के हिसाब से बात करता हूं तो 619 के तकरीबन ये सक्रिय आंकड़ा पहुंचा है, जिसमें देहरादून सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। 189 के आंकड़ा सक्रिय देहरादून का इन 2 दिन के अंदर मिलता नजर आ रहा है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से जहां एक तरफ बातें की जा रही थी कि काफी जद्दोजहद के साथ, मुस्तैदी के साथ प्रशासनिक काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जहां पर सैंपल के आंकड़े जो तकरीबन 10,000 के आंकड़े प्रतिदिन किए जा रहे थे, वहीं अब सैंपल कम किया जा रहा है। ऐसे में 4,000 का सैंपलिंग रेट पहुंच रहा है। तो फिलहाल चिंताजनक बात है और ऐसे में लापरवाही भी लगातार प्रशासनिक हो या फिर आम लोग हो, लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। अभी बीते दिन जब दिवाली का त्योहार था, सोशल डिस्टेंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, कैसे मास्क का प्रयोग किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। और फिलहाल देखा जाए जहां पर सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग में भी कहीं ना कहीं लापरवाही लोकेश देखने को मिल रही है। जहां पर लोग पहले जो मास्क का प्रयोग किया करते थे या फिर सैनिटाइजर का जो विभागों के बाद जो सैनिटाइजर की प्रयोग हुआ करता था, वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में सरकार ये कहती नजर आ रही है कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। 10 लैब हैं और अगर पूरे प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो टेस्टिंग लैब 10 हैं, जिसमें कोई ना कहीं लैब कोई ना कोई बंद रहती है। तो फिलहाल जिस तरीके से जो बातें की जा रही थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखती नजर नहीं आ रही, जिसका कारण ये है कि अब ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी लोकेश। प्रतीक, उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अभी कम जरूर है, लेकिन जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की चिंता के बीच क्या सुकून भी है इस बात का कि प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है?
बिल्कुल लोकेश, अभी कुछ दिनों के आंकड़ों से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो रिकवरी रेट था वो 90% का रिकवरी रेट था। लेकिन अब जिस तरीके से सक्रिय का जो आंकड़ा बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बनता जा रहा है, क्योंकि अब आंकड़े बराबर के तौर पर देखे जा सकते हैं। जहां एक तरफ रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है तो वहीं सक्रिय मरीज भी लगातार अब मिलते नजर आ रहे हैं, तो ये चिंताजनक है। क्योंकि अगर मैं प्रदेश की अगर बात करूं तो सर्द लहर काफी बढ़ती जा रही है, और जैसा कि बर्फबारी कई जिलों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी शीतलहर पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है, जो कभी कहीं ना कहीं संकट का विषय बनता नजर आ रहा है। क्योंकि सर्दी में जिस तरीके से कोरोना फैलता है, सर्दी जुकाम का प्रकोप लगातार बढ़ जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर सरकार को समझना होगा और टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। सरकार ये भी कहती नजर आ रही है, जिले के सभी जिला अधिकारियों को एक दिशा निर्देश दिए गए कि सैंपलिंग बढ़ाए। तो अब ऐसे में सैंपलिंग सरकार को बढ़ानी होगी, नहीं तो ये काफी चिंताजनक होगी कि सर्दी का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान अब प्रदेश में हो चुका है जी। प्रतीक, सितंबर माह में उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आए थे और अक्टूबर में कोरोना की रफ्तार मंद पड़ गई थी, और फिर जो नवंबर है वो काफी हद तक सुकून में बीता है अब तक। लेकिन जो खतरा है वो टला नहीं है। आने वाले दिनों की चुनौतियों के बारे में किस तरह से सोच रही है सरकार? बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से देखा जाए, पहले जो आंकड़े थे वो कहीं न कहीं कम होते दिखे थे। सरकार के लिए राहत की खबर थी और रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था। लेकिन लापरवाही जहाँ आम आदमी लोग करते दिखे, तो वही सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उन्होंने भी कहीं न कहीं लापरवाही दिखाई है। क्योंकि 5.0 की जो गाइडलाइंस थी, उसके तहत जहाँ पर जो सैनिटाइज़र की व्यवस्थाएँ की जानी थी, मास्क की व्यवस्थाएँ की जानी थी, जो आम जनता जो विभागों में काम कराने के लिए आती है, वो उधर पर कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिली है। वहीं नगर निगम की अगर मैं बात करूँ, नगर निगम हफ्ते में 2 बार सैनिटाइज शहरों में करता था, तो वो सारी सैनिटाइज की व्यवस्थाएँ भी खत्म कर दी गई हैं। तो जिसके चलते ये आंकड़े अब लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार ये भी कह रही है कि अब लैबों की संख्या को हम बढ़ाएँगे और जो बेडों की संख्या है फिर से दोबारा उसको हम बढ़ाने के प्रयास करेंगे, डॉक्टरों की टीमों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की मुस्तैदी वाली बात सरकार की तरफ से की जा रही है। प्रशासनिक के तौर पर जो बाहर निकलते हैं घर से, या वो जो मास्क पहनकर नहीं निकलते, लगातार उनका चालान भी किया जा रहा है। और सरकार का ये कहना है अब लैबों को बढ़ाकर टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाएँगे। रैपिड टेस्ट हो या फिर तमाम जो टेस्ट होते हैं कोरोना को लेकर, वो टेस्टों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। जी। प्रतीक, अभी जो त्योहारी सीजन चल रहा है, दीपावली अभी बीती है और आने वाले वक्त में छठ पर्व भी आने वाला है, तो जो सैंपल जांच है इस त्योहारी सीजन में बढ़ोतरी देखी जा रही है या फिर सैंपल जांच घट चुके हैं? बिल्कुल लोकेश, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जहां पर पहले 10,000 का तकरीबन जो सैंपल की जाती थी, वही अब 4,000 की सैंपलिंग की जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें की जा रही थी कि 10,000 के ऊपर का हम सैंपलिंग रेट ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद और घटती नजर आ रही है। दिवाली के त्योहार में भी 4,000 की सैंपलिंग तकरीबन पहुंची थी। ये काफी चिंताजनक है। सरकार को इसको कहीं ना कहीं तत्काल निर्णय लेना होगा, क्योंकि जहां पर कोरोना बताया जाता है कि जहां WHO की जो गाइडलाइंस है उसके तहत कहा जाता है कि जो कोरोना है वो सर्दियों के समय और ज्यादा फैलता है। तो ये काफी चिंताजनक हो सकता है और सक्रिय मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आंकड़ों की मैं बात करूं तो देहरादून का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ऐसे में सैंपलिंग रेट जो 4,000 है, वो तकरीबन 10,000 से ज्यादा के ऊपर सैंपलिंग रेट करनी होगी। इसके बाद ही कुछ ना कुछ जो कोरोना के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम की जा सकती है। तो फिलहाल सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ ये कहती नजर आ रही है कि जिलों में सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा दी गई, जिससे कि सैंपलिंग रेट बढ़ा दिए जाए। जी। प्रतीक, जिस तरह से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस ठंड का कोरोना की जो दूसरी लहर है उस पर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ इसमें प्रतिक्रियाएं सामने आई चिकित्सा विभाग की तरफ से? बिल्कुल, चिकित्सा विभाग की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर एक गाइडलाइंस भी तय करता नजर आ रहा है। सरकार के साथ-साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने ये भी कहते नजर आए कि जो भी गर्म पानी का प्रयोग करें या फिर काढ़ा का प्रयोग करें और समय-समय पर चाय या गर्म पानी पीते रहें। तो फिलहाल जिस तरीके से सर्दी का जो मौसम होता है, तो कहीं न कहीं सर्दी और जुकाम वाला ये मौसम नजर आता है, और ऐसे में कहीं न कहीं सिम्पटम्स जो होते हैं वो कोरोना से मिलते-जुलते होते हैं। तो चिंताजनक है। और ऐसे में जहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्थाएँ जो देखी जा रही थी, वो अवस्था पहले भी लचर होती नजर आई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो अस्पतालों में व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी जद्दोजहद लगातार की जा रही है। क्योंकि जो जहां पर जो पहले राहत की खबर थी, उत्तराखंड में जो रिकवरी रेट अच्छा था और जो कोरोना के मामले का कम आंकड़े नजर आते थे, वही अब अस्पतालों में इसकी भीड़ भाड़ देखने को मिलती नजर आ रही है। तमाम जो बीमारी, छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह की जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि समय समय पर काढ़ा लेते रहें या फिर जो गर्म पानी का प्रयोग लगातार करते रहें, जैसे सर्दी जुकाम से, जैसी छोटी छोटी बीमारियों से बचा जा सके। जी। बिल्कुल, अब सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि त्योहारी सीजन में
जो सैंपल जांच है वो यहां पर घटती हुई नजर आ रही है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। धन्यवाद प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, एक और जहां सोमवार को पूरे देश में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा था, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विद्यामितान शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। भाई दूज के पर्व पर विद्यामितान शिक्षक के सदस्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपनी नियमितीकरण की मांग करते एक बार फिर से नजर आए। भाई दूज के दिन विद्यामितान की महिला शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने बड़े भाई का दर्जा देते हुए उपहार स्वरूप नियमितीकरण की मांग की और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। विद्यामितान की महिला सदस्य ने कहा कि हम सभी बहनें अपने बड़े भाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भाई दूज के पावन पर्व पर व्रत रख रही हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनसे निवेदन कर रही हैं कि भैया आप अपनी बहनों को ऐसे सड़क पर बैठे कब तक देखते रहेंगे। तो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो अब भी जारी है। माननीय भूपेश बघेल जी के लिए व्रत रखे हैं और हम सब बहनें प्रार्थना करते भगवान से दुआ मांगते हैं कि हमारे बड़े भैया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का दीर्घायु प्रदान करें, उनका उज्जवल भविष्य हो। आज वो जिस पद पर है, आज जिस गौरवमय पद पर आज पदस्थ है, उसको बरकरार रखते हुए अपने कार्यकाल को अच्छे से संपादित करें। आज जिस पद पर है, जो लोगों की आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए अपने गौरवशाली होने का एक मैसेज प्रदान करें। और आज पहले भी हम बड़े भैया मानते थे, माननीय भूपेश बघेल जी को हम पहले भी बड़े भैया मानते थे, आज भी बड़े भैया मानते हैं और आगे भी हमारे बड़े भैया ही रहेंगे। उन्होंने और यह साबित कर दिया है कि वो बड़े भैया हैं हमारे। इसके पहले हमारे 28 दिन का हड़ताल था, उसमें भी उन्होंने आया और हम बहनों को जूस पिला करके हमारे हड़ताल को तुड़वाए थे। आज भी हम उनसे यही आशा रखते हैं। आज भी हम अपने हाथों में खीर रख करके, हाथों में हम अपने रोली रख करके अपने भैया को तिलक लगाना चाहते हैं, उनके विजय का तिलक लगाना चाहते हैं। आज भी हम चाहते हैं, आशा करते हैं कि आज भी पहले की भांति एक बड़े भाई की तरह साबित हो करके आज भी हमारे हड़ताल में आए। तो भाई दूज के पर्व पर विद्यामितान शिक्षक के सदस्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपनी नियमितीकरण की मांग को करते हुए एक बार फिर से नजर आए। भाई दूज के दिन विद्यामितान महिला शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने बड़े भाई का दर्जा देते हुए उपहार स्वरूप नियमितीकरण की मांग की है। हालांकि अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो अब भी लगातार जारी है, नियमितीकरण की मांग की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता परमेश्वर लहरी लाइव जुड़ चुके हैं। परमेश्वर, नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर में प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी जो हैं वो जुटे हुए हैं। सड़क पर उतरे हुए विद्यामितान सरकार से कह रहे हैं कि एक काम अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। लगातार यह धरना जारी है, शिक्षकों की हड़ताल हो रही है। कांग्रेस ने तो सरकार बनते ही नियमित करने का वादा किया था, आखिर नियमित क्यों नहीं किया जा रहा? धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 22वां दिन है हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रही है और बीच में कई त्योहार भी पड़े, उसमें भी उन लोग धरना प्रदर्शन पे ही बैठे हुए थे और अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार उन लोग जुटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और बार बार मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि हमारे मांग को तत्काल सुने और हमें नियमितीकरण तत्काल करें। परमेश्वर, जिस तरह से करीब 2500 विद्यामितान अब बेरोजगार हो गए, करीब 1 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मचारी भी हैं जो अनियमित हैं और सरकार के उस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं जिसके तहत इन्हें पक्की सरकारी नौकरी देने का सपना दिखाया गया था, लेकिन अब सपना जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा। क्या बड़े आंदोलन का इंतजार कर रही है सरकार? जी लोकेश जी, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण को लेकर तो कई कर्मचारियों को पिछले सरकार के दौरान भी काफी धरना प्रदर्शन, आंदोलन, उग्र आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए, तब जाकर शिक्षक कर्मियों की नियमितीकरण हुई थी। और अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि नियमितीकरण हम लोग
सरकार आने के बाद तत्काल करेंगे, लेकिन इन दिनों उस वादे को निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं कर्मचारी। जो है पिछले 8 महीना पहले भी धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें उन्होंने आकर जूस पिलाकर और संतावना देकर उस धरना प्रदर्शन को वापस लिए थे। अभी लगातार 22वां दिन है धरना प्रदर्शन चल रही है, लेकिन इस तरह से सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिल रही है। कल भाई दूज था, भाई दूज में पूरे महिला लोग उपवास रखी थी और मुख्यमंत्री को अपने भैया कहते हुए उनके लिए लंबे आयु की उपवास रखी थी और उन्होंने कहा था कि हमारी अब कम से कम हमारी नियमितीकरण की मांगे हैं उसे पूरा कर दीजिए और ये खीर हम लेकर आए हैं आपके लिए, हमें इस खीर को खाकर हमें अपना नियमितीकरण की आदेश तो कर दीजिए। परमेश्वर, ये लोग प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे थे और पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने इन्हें नियमित करने की बात कही थी। अब इससे क्या कुछ प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है? जी, इन दिनों विद्या निकाल की जो बातें हैं और वो जो मांगे हैं वो जायज है और जो मांग कर रहे हैं रायपुर राजधानी में डटे हुए हैं, पूरे प्रदेश से आए हुए हैं विद्या निकाल और अपनी मांगों को लेकर काफी कहा जाए कि एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन उन लोग नहीं बैठे होंगे। लगातार कंटिन्यू 22 दिन से बैठे हुए हैं, तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और इनकी नियमितीकरण की मांग जो है वो जायज है, उसको उस मांग को पूरा करना चाहिए। जिस तरह से इसमें महिलाएं जो शामिल हैं वो भाई दूज के पर्व पर भी गुहार लगाती आई हैं भूपेश सरकार से। वो कह रहे हैं कि ये हमारे बड़े भाई हैं। क्या लगता है कब तक उनका दिल पिघलेगा? कब ये अनिश्चितकालीन जो हड़ताल जारी है वो खत्म होगी? मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं लोग और लगातार बैठे हुए हैं। यहाँ तक भाई दूज का त्योहार को उनके नाम से ही मनाया जा रहा है। भूपेश बघेल को अपने भाई बोल के, बड़ा भाई बोल के इन लोग इनके लिए उपवास रखे हैं और उस उपवास में चाह रहे थे इन लोग की कम से कम उसका ध्यान आकर्षित हो जाए हमारे तरफ और उनके लिए जो खीर बना हुआ है वो खा के, मीठा खीर को खा के हमें नियमितीकरण का आदेश दे दें। ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर तमाम जानकारी देने के लिए। तो विद्या मितानों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो अब भी जारी है और लगातार इसमें जो महिलाएं शामिल हैं वो भी भूपेश सरकार से गुहार लगा रही हैं। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना काल के बीच क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। धोखाधड़ी, लूट, चोरी जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टोल फ्री नंबर और DIG, IG, SP स्तर पर जनहित हेतु संपर्क नंबर जारी किया। वहीं एक बार फिर से ताजा मामला सामने आया, जहां पर एक IDBI बैंक का ATM जो है वो लूट लिया गया। तो लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्राइम का जो ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है। चोरी, लूट, धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। अब एक और ताजा मामला सामने आया, जहां पर IDBI बैंक के ATM को लूटा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर मध्य प्रदेश से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में अपराध में कमी आई थी, अब अनलॉक होते ही मामले जो हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं। क्या माना जाए, क्या कोरोना वायरस का जो खौफ है अपराधियों पर अब कम होता जा रहा है? जी बिल्कुल, कुछ बताना चाहूंगा। लगातार धोखाधड़ी के मामले को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर SP, IG और तमाम बड़े पुलिस अधिकारी द्वारा यहाँ पर टोल फ्री नंबर जारी किए जाते हैं और बताया जाता है कि जो जिनके साथ ये घटना हो रही है तो उनके ऊपर अच्छे तौर पर सख्ती से पुलिस प्रशासन यहाँ नजर आता है। और अभी जिस तरह से IDBI बैंक के ATM का मामला हो या तमाम जगह बाइक चोरी के मामले हो, चेन स्नैचिंग के मामले हो या चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के मामले हो, तो इन पर तमाम सख्ती करता प्रदेश सरकार नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भुखमरी की स्थिति कोरोना काल में वाकई लोगों के साथ हो चुकी है और उनको मजबूरन पेट पालने के चलते कई ऐसे थानों में बयान भी सामने आते हैं कि उनको मजबूरन पेट की खातिर उनको कई चीजें करनी पड़ी। लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते यहाँ पर यह वारदात होने के तुरंत कुछ ही समय बाद यहाँ पकड़ लिया जाता है, क्योंकि पुलिस मध्य प्रदेश की सक्रिय है। शैलेंद्र, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो सख्त हो चुके हैं और इसे लेकर क्या कुछ समीक्षा बैठकें की जा रही है? बिल्कुल, कुछ बताना चाहूंगा। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर सख्ती के साथ साथ जो पूर्व के मामले कई थानों के ढील पुल रवैये के भी मामले आए थे और उसमें देखने में ये भी आता था कि यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरह शिकायत थानों की आती है तो उन थानों को शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई करके लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से पालन करने के भी थाने और अलग कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर समझाइश भी दी जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन सख्ती से करना है और लोगों की ज्यादा यहाँ मदद करनी है। तो बाकायदा यहाँ पुलिस के कई थाने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलके उनको समझाइश देने की और तमाम उनको जो नियम कानून है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखने में ये आता है कि जो लापरवाही करने वाले क्षेत्र हैं या थाने हैं या कई जगह मतलब ऐसे भी थाने पाए जाते हैं जहाँ शिकायत उनकी ज्यादा मिलती है, तो उन पर आला अधिकारी उनके ऊपर सख्ती भी करते नजर आते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से अनलॉक में कोविड-19 के साथ साथ आपराधिक जो वारदात है वो चुनौती बन रही है, मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में क्या आमजन जो है वो भी डर के साए में जी रहा है? देखिए लोकेश, अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात माने तो डर का साया साफ तौर पर देखने में आता है, क्योंकि यहाँ बड़ा सवाल ये हो जाता है क्या क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों के लिए आज पेट भरने के साथ साथ उनको यह भी नजर आता है कि रोजगार, भ्रष्टाचार, तमाम चीजों पर उनको जद्दोजहद यहाँ करते हुए नजर आते हैं। तो साफ होता है कि यहाँ पर रोजगार के साथ साथ जब उनकी
जरूरतें पूरी नहीं होती तो इन्हीं में से मजबूरन कोई आदतन अपराधी बनता है और इन्हीं में से ये प्रशासन के आक्रोश के खिलाफ आवाज उठाता है। तो इसमें सबसे अहम जो चीजें मानी जा रही हैं, लोग मजबूरी के चलते, प्रशासन के विरोध के चलते, क्योंकि यहाँ कुछ रसूखदार लोग होते हैं जो थाने में झूठे मामले दर्ज करवा देते हैं शिकायतकर्ता के ऊपर, या जो शिकायत करता है तो उनके ऊपर भी मामले दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों अगर पहलुओं को समझे तो ऐसे थानों को प्रदेश सरकार चिन्हित कर रही है जहाँ पर लोगों के साथ मजबूरन उनको प्रताड़ना जैसी चीजें सामने आ रही हैं। तो टोल फ्री नंबर जिस तरह से अधिकारियों को समय दिया जा रहा है, तो इससे लोगों साफ होगा कि थानों की सख्ती या पुलिस के झूठे मामले से बच सकते हैं और लोग इसमें उनको राहत भी यह होगी कि डायरेक्ट अधिकारियों से वह कनेक्ट होंगे और जो समस्या आती है क्षेत्रीय उनको भी वह रूबरू करवा सकेंगे। शैलेंद्र, लगातार देखा जा रहा है कि चोरों के जो हौसले हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि दिन दहाड़े वे घर में सेंध लगा रहे हैं, सड़क किनारे पार्क वाहनों को चुरा रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरी के मामलों को हल करने में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। देखिए लोगों से अगर हम बात करें तो लगातार जो सड़क वाहनों के बाइक चोरी जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो उनमें एक और सीसीटीवी, जिस तरह से राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी या कई शहरों में सीसीटीवी फुटेज के चलते वो चोरों को सख्ती कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल की हम बात करें वहाँ पर इतना हाईटेक सिस्टम नहीं है। यहाँ तो कंट्रोल रूम में चीजें देख सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या होगी जो शहर में चोरी होने वाले वाहन है या शहर में जो वारदातें हो रही हैं चैन स्नेची की, तो इन वारदातों को पे शहरों महानगर पे कंट्रोल कर पा रही है कहीं ना कहीं पुलिस, लेकिन वहीं पर ग्रामीण इलाकों में चोरी या तमाम वारदातों पे कोशिश काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि हाईटेक नहीं है, वहाँ सीसीटीवी नहीं है और कई चीजें हैं जो इंटीरियल है जिनके थानों की हम बात करें तो 15-20 किलोमीटर दूर उनके थाने। यहाँ जब तक पीड़ित आवेदन देने जाता है तब तक थानों से कार्रवाई के लिए काफी देरी हो जाती है, पकड़ना भी चोर भी काफी लंबी दूरी तय कर लेते हैं, तो उन क्षेत्रों पर जरूर लगाम नहीं लग पा रही है। यहाँ भी कोशिश प्रदेश सरकार की यह होगी कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं वह ग्रामीण अंचल में भी लगाए ताकि इन वारदातों को रोकने की कोशिश की जाए। हाईटेक सिस्टम पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र पारासर तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें कोरोना काल में क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाविकास अघाड़ी सरकार की तनातनी के बीच राज्य सरकार ने राज्यपाल से सिफारिश की कि वे विधान परिषद के 12 सदस्यों के नाम फाइनल करें। बताया जा रहा है कि कुछ नामों को लेकर राज्यपाल निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं। गौरतलब है कि विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत 12 सदस्यों की सूची राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राज्यपाल को भेज दी है। सरकार चाहती है कि राज्यपाल जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दे, इसीलिए राज्य सरकार ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि वह नामों की घोषणा जल्द से जल्द करे। सरकार ने राज्यपाल से सिफारिश करते हुए कहा कि नामों की सूची देने के बाद 15 दिन के भीतर सदस्यों की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आगामी 21 तारीख के भीतर सदस्यों की नियुक्ति पर अपना निर्णय घोषित करें। बताया जा रहा है कि राज्यपाल को इन नामों पर ऐतराज है। तो आपको बता दें अभी कुछ नामों को लेकर राज्यपाल निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत 12 सदस्यों की जो सूची है राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राज्यपाल को भेज दी है। सरकार चाहती है कि राज्यपाल जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दे और इसीलिए राज्य सरकार ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि वह नामों की जो घोषणा है वो जल्द ही कर दे। तो एक बार फिर से राज्यपाल और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने हो चुके हैं। सरकार ने राज्यपाल से सिफारिश करते हुए कहा कि नामों की सूची देने के बाद 15 दिन के भीतर सदस्यों की नियुक्ति जो है वो हो जानी चाहिए।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, महाराष्ट्र में जून महीने से राज्यपाल के कोटे वाली विधान परिषद की 12 सीटें खाली है। अब राज्यपाल कोटे की 12 विधान परिषद सदस्यों की सूची राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजी गई है। इन 12 नामों का खुलासा किया गया है। विधान परिषद सदस्य के लिए किस किस के नाम इसमें शामिल हैं? हितेंद्र, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 15 दिन पहले राज्यपाल को आवेदन दिए गए थे और उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना महाविकास आघाड़ी के 12 लोगों के नाम थे और जिसमें 2 नाम ऐसे थे जिसे लेकर राज्यपाल बनाम महाआघाड़ी के विकास मानो की आमने सामने हो गई है। वो नाम है एकनाथ खड़से, जो हाल ही में जो है कि महाराष्ट्र के जलगांव से जो है कि राजनीति की सियासत रखते थे, वो वहां से छोड़ एनसीपी में शामिल हुए हैं और एनसीपी ने अपने कोटे से उन्हें मनोनीत सदस्य बनाया है। और दूसरा नाम राजू सेठी, जो किसानों के आवाज को हमेशा बुलंद करते हैं, एक नेता है बीजेपी सरकार में, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में वो शिवसेना के साथ में है। तो जिस तरीके से 2 नाम है, राजू सेठी और एकनाथ खड़से, इन दोनों नामों को लेकर के राज्यपाल में और महाविकास आघाड़ी के बीच असमंजस है और यही वजह है कि दूसरी बार महाविकास आघाड़ी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि 21 तारीख से पहले, क्योंकि शीतकालीन सत्र चालू होने वाले हैं, उससे पहले महाविकास आघाड़ी चाहती है कि उसके जो 12 सदस्य नए चुने गए हैं उसे राज्यपाल मंजूरी दे और उसका ऐलान करे, जो अभी तक नहीं हुआ है। जी लोकेश। मुरारी सिंह, एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव हारी थी, लेकिन हाल ही में कंगना और शिवसेना के विवाद में उर्मिला मातोंडकर ने कंगना का विरोध करते हुए शिवसेना की हमदर्दी हासिल की है। क्या लगता है, उर्मिला की राजनीतिक चमक जो है अभी फीकी नहीं होने वाली है? जी लोग, इसे कहना गलत नहीं होगा। हालांकि जब वो कांग्रेस के साथ उत्तर मुंबई सांसद गोपाल सेठी बीजेपी से और उर्मिला मातोंडकर की टक्कर थी, तो उनका कहना था कि राजनीति में हम शुरुआत किए हैं, कांग्रेस हमेशा से ही देश के लिए एक अच्छा काम की है, मैं कांग्रेस की बेटी हूं। लेकिन जिस तरीके से कंगना बनाम शिवसेना की लड़ाई में कंगना को एक तरफा जवाब उर्मिला की तरफ से दिया गया था और उसमें कहीं ना कहीं शिवसेना को ऐसा लगा कि वो कंगना का जवाब देने के लिए उर्मिला काफी जो है कि हद तक सही होगी और यही वजह था कि उर्मिला ने जैसे ही शिवसेना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि शिवसेना ने उन्हें अपने दामन में समा लिया है और अब उर्मिला के जो है उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है ताकि राजनीतिक मंच से भी वो जवाब दे सके। जी लोकेश। मुरारी सिंह, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने मिलकर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, लेकिन आरोप यह भी लगते रहे कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल जो है इस अधिकार का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक तौर पर करते रहे हैं। देखिए लोकेश, स्टार्टिंग से ही विपक्ष हो या फिर और अन्य पार्टियां हो, लगातार महाविकास आघाड़ी के ऊपर आरोप लगा रही है। खास करके अगर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की बात करें या फिर राम कदम की बात करें, तो उन्होंने समय समय पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के ऊपर तंज कसे हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है और कहीं ना कहीं शिवसेना एक अहम भूमिका में दिखना चाहती है और यही वजह है कि जिस तरीके से अब उर्मिला को पार्टी में लाया जा रहा है और सदस्य बनाने के लिए 21 तारीख से पहले राज्यपाल से सिफारिश दोबारा की गई है, इन सदस्यों को मनोनीत किया जाए ताकि जो शीतकालीन सत्र है उसमें अगर विपक्ष के नेता जवाब देते हैं तो इनके पास एकनाथ खड़से, राजू सेठी, उर्मिला मातोंडकर, ऐसे तमाम जो नेता है वो एक दूसरे को जवाब और सवाल कर सकते हैं। जी मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से राज्यपाल कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर आमने सामने आ चुके हैं, विधान परिषद में मनोनीत सदस्य बनाने के मामले पर अब क्या कुछ घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है? कब तक हो सकते हैं इस तरह के ऐलान? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं उससे पता चला है कि जो एकनाथ खड़से हैं जो बीजेपी से बगावत कर एनसीपी में शामिल हुए हैं, उन्हें सदस्य बनाने को और दूसरा राजू सेठी, ये 2 नामों को लेकर के राज्यपाल असमंजस में है। देखना यह होगा कि जब ये दूसरी सिफारिश की गई है इस पर राज्यपाल किस तरह का विचार करते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर आवेदन में कहा है कि 21 तारीख से पहले इन्हें सदस्य बनाया जाए और
आपकी तरफ से औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया जाए, लेकिन राज्यपाल कार्यालय से अभी तक कोई सूची या कोई जानकारी नहीं आई है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार 12 सदस्यों को मनोनीत कर ले जाना चाहती है, उस पर राज्यपाल कितनी सहमति बनाते हैं। जी, बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ इस पर सहमति बन पाती है। फिलहाल राज्यपाल कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। धन्यवाद मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहां पर रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जैश के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली को दहलाने की साजिश की जा रही थी। सराय काले खां के पास से ये गिरफ्तारी जो है वो की गई है और इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकियों की गिरफ्तार किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली और यहां पर 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकियों का संबंध जो है जैश ए मोहम्मद से है और दोनों दिल्ली में धमाका करने की साजिश कर रहे थे। तो गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसी और स्पेशल सेल की संयुक्त टीम दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को कामयाबी मिली है और 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे राजीव। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल थी उसको कहीं ना कहीं जानकारी जरूर मिली थी कि दिल्ली के अंदर आतंकी आए हुए हैं। उसके लेकर ही उनको ट्रैप लगाया गया था और सोमवार रात यानी 10:15 बजे करीब जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकियों को सराय का लिखा मिलियन पार्क के पास से दर दबोचा गया है। कहीं ना कहीं ये जरूर है इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, मगर दिल्ली पुलिस इस तरीके की आशंका के लिए पहले भी तैयार थी और कहीं ना कहीं जो आशंका जताई जा रही थी कि जो उनके सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी दिल्ली पुलिस को, तो वो ये कहीं ना कहीं ये था कि दोनों आतंकियों के पास हथियार भी है और असला भी है और ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली के अंदर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दोनों ही जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं और इनको बारामूला के रहने वाले हैं। मगर देखने वाली बात है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है वो उसके अंदर दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी जरूर है, मगर कहीं ना कहीं जो आशंका थी दिवाली के मद्देनजर रखते हुए कि दिल्ली के अंदर आतंकी आ सकते हैं और आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस को सराहना है जरूर है कि दिल्ली पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। मगर देखना होगा कि इनसे जो जानकारी मिलेगी वो किस तरीके की और इनकी मदद कौन कर रहा था, किस तरीके से दिल्ली के अंदर आए थे, ये सारे पहलुओं पर अब दिल्ली पुलिस गौर कर रही है। जी राजीव, इस गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसी जो है, स्पेशल सेल जो है, उनकी जो संयुक्त टीम है दोनों आतंकियों से पूछताछ जो कर रही है, लेकिन क्या अभी तक उनकी पहचान का किसी तरह का खुलासा हुआ है? क्या यह जानकारी सामने आ पाई है कि दोनों आतंकवादियों को कब और कहां से गिरफ्तार किया गया? देखिए, बिल्कुल जो दोनों ही आतंकी हैं उन दोनों को सोमवार रात यानी कि 10:15 बजे के करीब सराय कालेका के मिलियन पार्क के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो पहचान है बारामूला की बताई जा रही है और दोनों ही आतंकी वहीं के रहने वाले हैं। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, इनके पास से जो हथियार मिले हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि जैश ए मोहम्मद की तरफ, और कहीं ना कहीं जो उनके पास सबूत है यानी कि कह सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके पास से मिले हैं वो भी जैश ए मोहम्मद की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से ये आशंका जताई जा रही थी कि ये दिल्ली के अंदर आतंकी है वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो चुका है और दिल्ली पुलिस बड़ी कामयाबी के साथ साथ और भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों के संपर्क में कितने लोग थे और ये किस तरीके से दिल्ली आए थे और ये कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। ये सारी चीज अब गौर करने वाली बात है। दिल्ली पुलिस जांचबीन कर रही है, मगर देखना होगा क्या इनके जो दोनों साथी ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये किस तरीके से दिल्ली के अंदर आए और इनके संपर्क में कितने लोग हैं। और जी ठीक है, धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव की खबरों की ओर बढ़ते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होने वाला आस्था का महापर्व 18 नवंबर से शुरू होगा। छठ पूजा इस बार 21 नवंबर को है। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में सूर्य भगवान की विशेष उपासना की जाती है और इस बार छठ पूजा में ग्रह नक्षत्रों का बहुत ही शुभ योग है। लेकिन इस बार दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर छठ पूजा मनाने की छूट नहीं है और इसके लिए बाकायदा सभी डीएम और पुलिस के सभी डीडीसी को पत्र लिखा गया है कि यह बात
सुनिश्चित हो कि पब्लिक प्लेस पर छठ पूजा नहीं हो। आपको बता दें, कोरोना को लेकर सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। दिल्ली में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए लोगों के जमावड़े पर रोक के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। दिल्ली में सार्वजनिक पूजा पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने फैसला लेते हुए बिहार के महापर्व छठ को लेकर एक पत्र जारी किया। आपको बता दें, दिल्ली में कई परिवारों को इस तरह के फैसले से प्रभावित होना पड़ेगा। छठ न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। छठ के वक्त दिल्ली में नदी और घाटों पर मेले जैसा नजारा रहता है। यहां पर हजारों परिवार छठ मनाते नजर आते हैं और अब सार्वजनिक रूप से छठ बनाने की परमिशन नहीं मिली है, जिससे पूर्वांचलियों में खासा रोष है। तो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होने वाला आस्था का जो पर्व है वो 18 नवंबर से शुरू हो रहा है और छठ पूजा इस बार 21 नवंबर को है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में सूर्य भगवान की विशेष उपासना की जाती है। इस बार छठ पूजा में यह ग्रह नक्षत्रों का बहुत ही शुभ योग है, लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर छठ मनाने की छूट जो है वो नहीं दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, 18 नवंबर से आस्था का महापर्व शुरू होना है। छठ पूजा इस बार 21 नवंबर को है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में सूर्य भगवान की विशेष उपासना की जाती है, लेकिन इस बार सार्वजनिक रूप से यहां रहने वाले जो हजारों परिवार है वो पूजा कर सकेंगे या नहीं, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने जो कोरोना की वजह से और कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते जो छठ जितने भी दिल्ली के छठ पर्व है, यानी कि उन घाटों को बंद कर दिया गया है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के जो लोग हैं दिल्ली के अंदर रहते हैं वो कहीं ना कहीं नाराज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, पहले भी स्पष्ट कहा कि जब दिवाली के मद्देनजर रखते हुए बाजारों को जो खोला गया था तो छठ घाट को क्यों नहीं खोला जा रहा है। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, उनके एक और स्पष्ट कहा गया है कि उनकी तरफ से कि अगर छठ घाट को आप यूज करना चाहें, यानी कि सरकार गाइडलाइन के हिसाब से उसे चलाना चाहे, तो वो उसके लिए भी वो लोग तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू वो अपने छठ घाट को, यानी कि जो छठ पूजा है उसको मनाना चाहेंगे। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से अब नाराज होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार से वो अपील भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने प्रदर्शन भी किया था जंतर मंतर पर। और कहीं ना कहीं कल जो उन्होंने ज्ञापन दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में कि उनको जो छठ पूजा करने के लिए परमिशन दी जाए, छठ घाटों को खोला जाए, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा, ना कि बिगड़ सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर निरंतर कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है, उसके अंदर दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ना जरूर था इसके अंदर। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से जो पूर्वांचल के लोग हैं, यानी कि जो अपनी छठ पूजा मनाते हैं, क्योंकि उस साल के अंदर एक उसका ऐसा ही एक त्योहार है जो दिवाली के बाद मनाया जाता है और कहीं ना कहीं छठ पर्व एक उनके बहुत बड़ा फेस्टिवल कहलाता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिल्ली सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। मगर जिस तरीके से उन्होंने पूर्वांचल के लोगों ने कहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही छठ घाट पर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही सारी पूजा वगैरह करेंगे, मगर कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली सरकार को आशंका है कि छठ घाट पर खोल दिए गए तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा और दिक्कतें आ सकती हैं। मगर जिस तरीके से अब पूर्वांचल के लोग कह रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की द्वारा ही ये सारी प्रक्रिया करना चाहेंगे, मगर छठ घाटों को खोला जाए, क्योंकि दिक्कतें दोनों तरफ आ रही है। छठ घाट अगर पूर्वांचल के लोग नाराज होते हैं तो दिल्ली सरकार को भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वोटिंग वो भी लोग देते हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, इन लोगों के भी आधार कार्ड बने हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर समझना होगा, दिल्ली सरकार ने जब इतना बड़ा फैसला लिया था कि कोरोना काल की वजह से कि बाजारों को खोला जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, तो कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचना चाहिए। बल्कि मैं ये तो खुद कहना चाह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही छठ घाट को अपने छठ पूजा मना सकते हैं। जी राजीव, कोविड-19 को लेकर सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। दिल्ली में लगातार केस भी बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए लोगों के जमावड़े पर रोक के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। छठ घाटों पर कोविड-19 को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तो दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी दिल्ली के छठ घाट है, यानी कि छठ जहां पर छठ पूजा होती है, जितने भी घाट बने हुए हैं सबको बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि उन जगहों पर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, दिल्ली पुलिस को लगा दिया गया है। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से छठ घाटों को बंद किया है, उससे कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के लोग हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं और जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं, जो वोटिंग भी करते हैं, चाहे वो पूर्वांचल में रहता हो या वो दिल्ली के अंदर रहता हो, मगर अधिकार सबका है क्योंकि नियम सबके लिए है। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि जैसे
दिवाली पर अगर बाजारों को खोला गया है, दिवाली मनाने के लिए परमिशन दी गई है, लोगों को बाजारों में रोका नहीं गया है, यहाँ तक कि वायरस फैला है। जब सबसे ज्यादा दिवाली के फेस्टिवल के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो संक्रमण फैला है वो कहीं ना कहीं गौर करता है। मगर जब पूर्वांचल के जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा करेंगे इस सारी चीज प्रक्रिया को, और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है अरविंद केजरीवाल जी को। तो कहीं ना कहीं ज्ञापन पे कितना गौर करती है अरविंद केजरीवाल जी, वो जरूर गौर कर देखने वाली बात होगी। मगर अगर खोल दिए जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज गौर करने वाली होगी कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो यहाँ पर भी बीमारी बढ़ने का, यानी कि वायरस बढ़ने का सबसे बड़ा खतरा महसूस हो सकता है दिल्ली सरकार को। जी, तो छठ ना सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और छठ के वक्त दिल्ली में नदी और घाटों पर मेले जैसा नजारा रहता है और यहां पर हजारों परिवार छठ मनाते नजर आते हैं। अब इससे कई परिवारों को इस तरह के फैसले से प्रभावित तो होना ही पड़ेगा। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।